तो दोस्तों आज अपने लोग क्लास 11 का एक नई चैप्टर के साथ मिल रहा है, डेट इज मैकेनिक्स। और ये मैकेनिक्स जो होता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बात करें या फिर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। फिजिक्स में तो ये आपको कभी पीछा छोड़ने वाला ही नहीं, इतना जिद्दी टाइप का चैप्टर है। चाहे वो आपका क्लास 11 हो या फिर आपका वो क्लास 12 हो, ये आपको हर एक जगह पीछा करने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप इसे लाइटली लेने का कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा दोस्तों। और कॉम्पिटिटिव के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। तो ये तो इसको इम्पोर्टेंसी को लेकर के बात हो गई कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अब अपने लोग मेन मकसद पे पहुँचते हैं दोस्तों कि आखिर अपने लोग को मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है। देखो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, अगर अपने लोग को ये आइडिया लग जाए कि उस चैप्टर के अंदर अपने लोग पढ़ेंगे किस चीज़ सब के बारे में, आखिर उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अगर ये अपने लोग को पता चल जाए तो फिर उस चैप्टर को लेकर के अंदर से एक अलग ही क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, अंदर से एक अलग ही सेंस डेवलप होती है। तो सबसे पहले अपने लोग जानेंगे कि आखिर इस मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है। तो दोस्तों देखो, मैकेनिक्स मैकेनिक्स वर्ड आपको कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड दिख रहा होगा। और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैकेनिक्स में कुछ और नहीं बल्कि अपने लोग किसी भी पार्टिकल के मोशन के ही बारे में डिस्कशन करते हैं। चाहे कोई पार्टिकल हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके मोशन के ही बारे में यहाँ डिस्कशन करने वाले। जैसे देखो, ये पॉइंट ए है। अब यहाँ से कोई गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, चलते 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 बी तक आ गया। अब अपने लोग से कोई बोल दे कि भाई साहब, ये गाड़ी जो ए से बी तक गई है, इसके मोशन के बारे में स्टडी करके बताओ, तो आप क्या कहोगे? उसके मोशन के बारे में स्टडी करोगे कि गाड़ी ए से बी तक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर गाड़ी ए से बी तक गया तो जाने में टाइम क्या लिया, फिर उसने एक्सेलरेशन उसका कितना था, वेलोसिटी कितना था, यही सब बताओगे। यही सब डिस्कस करके उसके मोशन के बारे में डिस्कशन करोगे। ये जो आपने अभी गाड़ी के मोशन के बारे में डिस्कशन किया, ये किसके अंतर्गत जाएगा? ये जाएगा मैकेनिक्स के अंतर्गत। यानी कि वन वर्ड में आप बोल सकते हो कि मैकेनिक्स में अपने लोग कुछ और नहीं बल्कि किसी भी गाड़ी के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों कि मैकेनिक्स में अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये दो लाइन मैकेनिक्स के नाम पे लिखा जाए कि आखिर अपने लोग मैकेनिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। दो जाम मैकेनिक्स के नाम। तो क्या क्या है इसमें पढ़ना है दोस्तों? तो देखो, इट इज द branch of physics in which we will study about motion। दोस्तों, ये किसका ब्रांच है? फिजिक्स का ब्रांच है। फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें अपने लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? तो किसी भी पार्ट के, किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब देखो, ये मैकेनिक्स जो ये छोटा मोटा चैप्टर है ना, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो इसीलिए इसे दो तीन पार्ट में बांटा गया है ताकि लर्न करने में इजी हो। अब जैसे देखो, तुम्हारे पास मतलब 10-15 रंग का खाना आ जाए तो क्या करते हो तुम? एक ही बार में सबको मिला करके चट कर जाते हो? तो जवाब है नहीं, सबको वन बाय वन करके खाते हो और खाने का आनंद लेते हो ताकि पेट भी खराब ना हो। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मैकेनिक्स क्या है, काफ़ी लेंदी है, इसे दो तीन पार्ट में बांटा गया है ताकि क्या हो, लर्न करने में इजी हो। अगर सबको एक ही साथ मिक्स करके पढ़ लेंगे तो अपना ब्रेन खराब हो जाएगा। जैसे पेट खराब हो जाता है एक साथ खाना खाने पे, वैसे ठीक ठीक उसी प्रकार दिमाग भी खराब हो सकता है। तो अपने लोग इसको बांटा कौन सा पार्ट में गया है तो वो बात करते हैं। तो देखो, मैकेनिक्स को तीन पार्ट में बांटा गया है। मैकेनिक्स इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स और तीसरा है एनर्जेटिक्स। अब दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मैकेनिक्स में अपने लोग को मोशन के ही बारे में पढ़ना है, तो आखिर इसको तीन पार्ट में फिर बांटा क्यों गया? तो देखो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें अपने लोग मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन देखो क्या है, जब भी कोई गाड़ी रेस्ट से मोशन में आता है तो उसके अंदर ढेर सारा क्या आ जाता है, प्रॉपर्टीज आ जाता है। जैसे कोई गाड़ी रेस्ट में है और रेस्ट से जैसे वो मोशन में आता है तो उसके अंदर ढेर सारा प्रॉपर्टीज आ जाता है।
अब सोचो अगर सारा प्रॉपर्टीज को एक ही जगह मिक्स करके पढ़ा जाए, एक ही जगह खिचड़ी बना करके पढ़ा जाए, तो पढ़ने में क्या मजा आने वाला है दोस्तों? तो बिल्कुल नहीं, बहुत खोज हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको 2-3 पार्ट में बांटा जाए ताकि लर्न करने में क्या हो, इजी हो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी क्या हो उसका, इजी हो। तो इसलिए 2-3 पार्ट में बांटा गया, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ेंगे मोशन का कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ा जाएगा, मोशन का कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएगा। अब तो ये 3 पार्ट में हो गया, और जिसमें मोशन का कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएगा, मतलब तीनों पार्ट में कुछ कुछ पर आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो डिटेल्स में जाना नहीं हो तो चैप्टर में जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया जाए कि किस पार्ट में अपने लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, कोई गाड़ी है। अब देखो ये एक पॉइंट पे था जहाँ पे ये रेस्ट में था, इनिशियली क्या था दोस्तों, ये रेस्ट में था। अब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे फोर्स लगेगा तो इसके पास आएगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी रहेगा तो बेचारा चुपचाप रहने वाला नहीं है, ये चलना स्टार्ट करेगा। अब मान लो चलते चलते कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी तक पहुंच गया, पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब आपसे पूछे कि भाई साहब इस गाड़ी के मोशन के बारे में स्टडी करो, इस गाड़ी के मोशन के बारे में स्टडी करो, तो आप क्या बताओगे कि गाड़ी का वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना किया गाड़ी, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लिया, फिर डिस्टेंस क्या है गाड़ी का, यही सब बताओगे। तो ये सब आप जो बताओगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सब बताओगे, तो ये जो काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करोगे, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा काइनेमेटिक्स में। यानी कि वन वर्ड में बोल सकते हो दोस्तों कि काइनेमेटिक्स में अपने लोग बस काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई गाड़ी के पास वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, अगर कहीं से कहीं जा रहा है तो उसके बीच में टाइम क्या लिया, उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। हाँ, यहाँ पे ये नहीं जानने का कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी रेस्ट में था तो रेस्ट से मोशन में कैसे आया। यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट में है उसमें ये जानने का बिल्कुल नहीं कोशिश करेंगे कि गाड़ी रेस्ट से मोशन में क्यों आया या फिर मोशन से रेस्ट में क्यों आया। तो अब सवाल है दोस्तों कि ये कभी नहीं जानेंगे कि गाड़ी कोई रेस्ट से मोशन में क्यों आया या फिर रेस्ट से मोशन से रेस्ट में क्यों गया, तो बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी एक अलग पार्ट बनाया गया, डेट इज डायनेमिक्स, तो वो अपने लोग डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्लियर हो गया दोस्तों कि काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो काइनेमेटिक्स में अपने लोग काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मोशन के कॉज के बारे में नहीं जानेंगे कि मोशन क्यों हुआ, जो रेस्ट में था ऑब्जेक्ट वो रेस्ट से मोशन में क्यों आया, वो वहाँ नहीं जानेंगे। वो कहाँ जानेंगे, डायनेमिक्स में, कि गाड़ी रेस्ट से मोशन में क्यों आया, यानी कि यहाँ पर पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो अब सोचो दोस्तों, कॉज ऑफ मोशन क्या है, कोई गाड़ी रेस्ट में था तो मोशन में कैसे आया, तो उस पर क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। यानी कि आप बोल सकते हो कॉज ऑफ मोशन के बारे में कि कॉज ऑफ मोशन कुछ और नहीं बल्कि फोर्स ही है। जैसे देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो अब कैसे ये मोशन में आएगा, ये रेस्ट से मोशन में कैसे आएगा, तो सिंपल सी जवाब है कि आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही फोर्स लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो यानी कि कॉज ऑफ मोशन कुछ और नहीं बल्कि कॉज ऑफ मोशन के नाम पे क्या पढ़ना है अपने लोग को दोस्तों, तो फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये अपने लोग कहाँ पढ़ेंगे, डायनामिक्स में। और देखो अब ये कॉज ऑफ मोशन नहीं बल्कि रेस्ट में लाने का भी रीजन कौन है, कारण कौन है, तो फोर्स ही है। जैसे देखो ये गाड़ी मोशन में है, ये गाड़ी मोशन में तो रेस्ट में कब आएगा, तो जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो फाइनली क्या होगा, गाड़ी रेस्ट में आ जाएगा। तो ये अपने लोग रेस्ट में गाड़ी क्यों आया या फिर मोशन में गाड़ी क्यों आया, ये अपने लोग कहाँ पढ़ेंगे, डायनामिक्स में। यानी कि कॉज ऑफ मोशन कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, डायनामिक्स में। यानी कि ये बोल सकते हो कि डायनामिक्स में फोर्स के बारे में पढ़ना है, जिसके नाम पे एक चैप्टर बना है NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहीं पे अपने लोग पढ़ने वाले फोर्स के बारे में, यानी कि डायनामिक्स के नाम पे फोर्स के बारे में पढ़ना है। ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो एनर्जेटिक्स में दोस्तों अपने लोग को इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इफेक्ट
ऑफ मोशन। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखो जब भी कोई गाड़ी रेस्ट में आता है तो रेस्ट में रहता है, रेस्ट से जैसे ही मोशन में आता है तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। रेस्ट से मोशन में जैसे ही कोई गाड़ी आता है तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे देखो अभी कोई गाड़ी रेस्ट में है और उसके सामने आप खड़ा हो जाओ, कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो जवाब है नहीं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी मोशन में आता है या फिर कोई गाड़ी हाई स्पीड से आ रहा है, उसके सामने आप जा करके खड़ा हो जाओ तो आपके साथ क्या होने वाला है, बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है। तो ये सब किसका इफेक्ट है, दोनों तो गाड़ी है, दोनों तो गाड़ी है, बस क्या है एक रेस्ट में था और दूसरा मोशन में था। रेस्ट में था तो उसके सामने जाकर के आप कुछ करो, चिल फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोशन में है, अब उसके सामने जाओ, अब चिल फिल करके दिखाओ, तो जवाब है वो आपको उड़ा देने वाला है। तो ये किसके वजह से हुआ, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ मोशन की वजह से। जैसे देखो कोई गाड़ी मोशन में आता है, जैसे कोई गाड़ी मोशन में आता है तो इसके अंदर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये एनर्जी आ जाता है। अब सोचो किसी के पास अगर एनर्जी आ जाता है तो क्या क्या कर सकता है। जैसे देखो अगर तुम्हारे पास एनर्जी आ जाए तो एनर्जी से क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी आए तो क्या कर सकते हो, तो वर्क कर सकते हो तुम। तो देखो जैसे ही गाड़ी के पास रेस्ट से मोशन में आया तो इसके अंदर आ गया क्या, एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से अब ये गाड़ी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो ये वर्क करना किसका इफेक्ट है, तो ये मोशन का इफेक्ट है। कहीं ना कहीं ये मोशन आने से ये वर्क करने का कैपेसिटी इसके अंदर आया है। अब देखो इसके अंदर मोमेंटम आ जाता है एम बी। तो ये सब मोमेंटम एनर्जी ये सब किसका इफेक्ट है, मोशन का इफेक्ट है, जिससे ये कोई वर्क कर सकता है। अगर कोई चीज ज्यादा फास्टली वर्क कर सकता है तो यानी कि वर्क पावर बोल सकते हैं, तो उसका वर्क करने का रेट क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, पावर। अगर फास्टली वर्क कर रहा है तो उसके पास पावर ज्यादा है, वर्क करने का क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो यानी कि इफेक्ट ऑफ मोशन यानी कि एनर्जेटिक्स के नाम पर अपने लोग को इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, जो वर्क पावर एनर्जी, जो इस चैप्टर में पढ़ना है वर्क पावर एनर्जी में। जैसे देखो क्या मोशन की वजह से क्या कर सकता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाता है जिसकी वजह से वो वर्क कर सकता है। अब देखो वर्क फास्टली कर रहा है तो उसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा है, वर्क स्लो कर रहा है उसका मतलब उसके अंदर पावर कम है। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों, तीन पार्ट में बांटा गया है मैकेनिक्स। अब तीनों पार्ट में क्या क्या पढ़ना है वो अपने लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब अपने लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं कि आखिर थोड़ा थोड़ा इस सबके बारे में लिख दिया जाए। तो दोस्तों अभी हमने मैकेनिक्स का तीन पार्ट जो डिस्कशन किया है उसके बारे में यहाँ पे मैं कुछ कुछ लिख दिया हूँ ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। तो काइनेमेटिक्स, it is the part of mechanics in which we will study about motion without knowing its cause। यानी कि इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपने लोग मोशन के ही बारे में पढ़ेंगे लेकिन मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि आखिर मोशन हुआ क्यों या फिर मोशन से रेस्ट में आया क्यों। बस यहाँ पे अपने लोग काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे कि गाड़ी के पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब दूसरा में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें डिस्कस भी किया है कि मोशन के कॉज के बारे में जानेंगे कि आखिर कोई पार्टिकल रेस्ट से मोशन में क्यों आया या फिर मोशन से रेस्ट में क्यों आया। इन विच वी विल स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन। और कॉज ऑफ मोशन क्या होता है दोस्तों, तो फोर्स होता है जो एनएलएम में पढ़ना है। फिर देखो एनर्जेटिक्स, क्योंकि फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मोशन से रेस्ट में या फिर रेस्ट से मोशन में डाल सकता है। अब तीसरा पार्ट था एनर्जेटिक्स, इसमें अपने लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इन विच वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि कोई गाड़ी अगर रेस्ट से मोशन में आता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो जैसे ही कोई गाड़ी रेस्ट से वेलोसिटी में आया, मतलब उसके पास वेलोसिटी आया, मोशन में आया तो उसके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, उसके पास आ जाएगा मोमेंटम एम बी। तो जिसके वजह से एनर्जी की वजह से वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, जो अपने लोग कहाँ पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी में। तो ये तो उसका तीन पार्ट था जो डिस्कशन करके थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने की कोशिश किया। अब तीनों पार्ट में से पहला पार्ट लेकर के अब अपने लोग को चलना है, काइनेमेटिक्स लेकर के अब अपने लोग को चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहला अपना हेडिंग बनता है ये काइनेमेटिक्स, तो इसको आप राइट डाउन करें, फिर अपना हेडिंग डालते हैं काइनेमेटिक्स। तो दोस्तों अपने लोग मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज काइनेमेटिक्स। और देखो काइनेमेटिक्स का दोस्तों ढेर सारा नाम होता है, रेस्ट एंड मोशन भी उसको बोलते हैं, मोशन इन 1D भी बोलते हैं, मोशन एट स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, ये इसका ढेर सारा नाम है। अब दोस्तों देखो
अपने लोग को काइनेमेटिक्स पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, अब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें। और ये काइनेमेटिक्स किसका पार्ट है, तो मैकेनिक्स का पार्ट है। और मैकेनिक्स में अपने लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो मोशन के बारे में। तो आखिर अपने लोग को सबसे पहले अब ये जान लेना चाहिए कि मोशन क्या होता है, कोई चीज़ मोशन में है उसका मतलब क्या होता है, या फिर रेस्ट में उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि मैकेनिक्स में तो यही डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में, तो सिंपल सी बात है कि काइनेमेटिक्स में भी वही पढ़ना पड़ेगा, उसी के बारे में कुछ। तो सबसे पहले अपने लोग को जान लेना चाहिए कि आखिर रेस्ट एंड मोशन का मतलब होता क्या है। वही मैं हेडिंग लगाया हूँ, रेस्ट और मोशन, यानी कि रेस्ट एंड मोशन इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और वो दो लड़का को देख रहा है, और दोनों लड़का, मान लो ये बी है, ये बी है, और दोनों कहाँ पे खड़ा है दोस्तों, तो ओरिजिन पे है। और एक लड़का यहाँ पे है, मान लो ये ए है, ये भी ओरिजिन पे ही खड़ा है। अब उन्होंने दोनों लड़का को देखना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा जो ए लड़का था टी इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, तो ओरिजिन पे था। और टाइम भी था, टी इक्वल टू 1 हुआ तो भी ओरिजिन पे था। टी इक्वल टू 2 हुआ तो भी ये एक्स इक्वल टू 0 पे ही था। टी इक्वल टू 3 हुआ तो भी ये एक्स इक्वल टू 0 पे था। यानी कि ये उन्होंने देखा कि ये लड़का का, और जो ऑब्जर्व कर रहा था ये लड़का को, उनका ये सिचुएशन देखा। फिर उन्होंने इस लड़का को देख रहा था, तो उन्होंने देखा टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पे है बी, लेकिन टी इक्वल टू 1 हुआ तो एक्स इक्वल टू ये 4 पे चला गया। फिर टी इक्वल टू 2 हुआ तो एक्स इक्वल टू 8 मीटर पे चला गया। टी इक्वल टू 3 हुआ तो एक्स इक्वल टू 12 मीटर पे चला गया। उन्होंने बी लड़का को ये देखा, उन्होंने क्या देखा कि ये तो टी इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, लेकिन जैसे ही 1 बजा, घड़ी में 1 बजा, तो ये चल करके यहाँ पे आ गया। फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही 2 हुआ, जैसे टाइम बढ़ा, तो अब यहाँ पे चला आया 8 मीटर पे, जो 4 मीटर है। फिर और टाइम बीता तो उन्होंने देखा कि ये कहाँ पे चला आया, 4 मीटर और चल दिया 1 सेकेंड में, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर। उन्होंने ये देखा किसको, कि बी को, कि बी जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कभी 4 पे था, कभी 8 पे था, कभी 12 पे था। उन्होंने किसके बारे में देखा, ए के बारे में, कि ए ऐसे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी 4, कभी 8, कभी 12। तो उसको क्या ये बोलेगा कि अच्छा चल रहा है, क्या बोलेगा कि चल रहा है। यानी कि चल रहा है मतलब ये मोशन में है, यानी कि मोशन में है, यानी कि वो अपना टाइम के साथ क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे देखो, अब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा कोई दोस्त है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज करते जा रहा है, तो तुम उसको क्या बोलेगा, अच्छा जा रहे हो दोस्त, फिर तुमको कल बताते हैं। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। यानी कि आपने अपना दोस्त को क्या बोला, जा रहे हो, मतलब जा रहे हो मतलब मोशन में हो, क्या हो, मोशन में हो। देखो मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन में है, यानी कि वो चल रहा है। देखो ये चल रहा है ना, देखो टी इक्वल टू 0 पे था, टी इक्वल टू 1 पे 4 पे आ गया, टी इक्वल टू 2 पे 8 पे आ गया। तो यानी कि ये चल रहा होगा, बिना चले तो जा नहीं सकता है, यानी कि क्या होगा, मोशन में होगा। अब इसके बारे में देखो, टी इक्वल टू 0 पे वहीं पे है, टी इक्वल टू 1 पे भी 0 पे है, टी इक्वल टू 2 पे भी 0 पे है। उन्होंने देखा कि टाइम तो बीत रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टाइम तो बीत रहा है, लेकिन ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि वहीं पे खड़ा है। तो उसको ये क्या बोलेगा, अच्छा रुकल है, वो जो ए है वो रुकल है। और बी को क्या कहेगा, वो बी जो है मोशन में है, चल रहा है, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया लग रहा होगा कि रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर वो अपना पोजीशन डोंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, टी इक्वल टू 0 पे 0 पे, टी इक्वल टू 1 पे 0 पे, टाइम बीतता गया लेकिन उसका कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। मतलब देखो हम यहाँ पे खड़ा है, टाइम बीता यहीं पे, टाइम बीता यहीं पे, टाइम बीता यहीं पे, तो हम किस चीज में है, रेस्ट में, यानी कि अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। अब देखो
यहाँ पे देखो टाइम बीत रहा है, जैसे देखो हम ही है, टाइम बीता यहाँ पे आए, फिर टाइम बीता यहाँ पे आए, फिर टाइम बीता यहाँ पे आए, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। उसका मतलब हम क्या है, मोशन में है, यानी कि चल रहे हैं। तभी तो यहाँ से हम यहाँ पे चलाए, यानी कि मोशन में थे तब तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो किस चीज में है, तो है रेस्ट में है। तो यही रेस्ट और मोशन के बारे में थोड़ा मैं लिख देता हूँ, डिफिनीशन दे देता हूँ कि आखिर रेस्ट एंड मोशन का डिफिनीशन क्या। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि आखिर रेस्ट और मोशन कब बोलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कब बोलेंगे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कब बोलेंगे। ये क्लियर हुआ दोस्तों। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको बोलेंगे रेस्ट में। वो अगर वही कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, मोशन में। तो इसके बारे में थोड़ा अब लिख दिया जाए रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो चीज अभी डिस्कशन करा है रेस्ट और मोशन के बारे में वो अभी हमने लिख दिया है कि रेस्ट क्या होता है दोस्तों। द एन ऑब्जेक्ट डोंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है तब उसको हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये लड़का यहाँ पे था, मान लो कोई लड़का x=5 पे खड़ा था, तो उन्होंने देखा, इसको जो ऑब्जर्व कर रहा था वो देखा कि t=0 पे x=5 पे है, t=1 पे x=5 पे, t=2 पे x=5 पे है, यानी कि अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि रेस्ट पे है। फिर यहीं पे मोशन के बारे में देखो, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन पे है। जैसे देखो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा था तो उन्होंने देखा कि t=0 पे, चलो ये 0 पे तो था, लेकिन जैसे टाइम बीता t=1 हुआ तो वह कहाँ पे आ गया, 5 मीटर पे आ गया। जैसे टाइम और बीता तो कहाँ चला गया, 10 मीटर पे। यानी कि ये क्या है, चल रहा है, यानी कि ये अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में है। अब ये तो रेस्ट और मोशन के लेकर के कुछ बातें हो गई। अब देखो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके थ्रू रेस्ट और मोशन का एक नया कंसेप्ट निकल करके आएगा जो कि काफी मजेदार है। फिर उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा करते हैं, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रेस्ट और मोशन से रिलेटेड एक एग्जांपल कर रहा हूँ जिससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट मोशन और रेस्ट को लेकर के आएगा, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एग्जांपल है, देखो एक गाड़ी है जिसमें 3 लोग 4 लोग बैठे हुए हैं और वो गाड़ी भी वेलोसिटी से चल रहा है। अब मान लो यहाँ पे काका है जिसका लड़का आ रहा है, तो उन्होंने देखने आया, चौक पे लेने आया, तो उन्होंने देख रहा है कि गाड़ी के आते हुए, तो ये बताना है कि किसके रिस्पेक्ट में कौन मोशन में है, यानी कि अकॉर्डिंग टू काका जो देख रहे हैं, बॉस को देख रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में है या मोशन में है, ये बताना है। फिर अकॉर्डिंग टू ए जो ही दिखेगा कि हमारे पापा आए हुए हैं लेने हमको, उसको क्या रेस्ट में दिखेगा या फिर मोशन में दिखेगा, वो यहाँ पे बताना है अकॉर्डिंग टू ए कि बी जो है रेस्ट में है या फिर मोशन में, काका जो है रेस्ट में है मोशन में। फिर अकॉर्डिंग टू बी जो ड्राइवर है उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि ए रेस्ट में है या फिर मोशन में, और काका जो लड़का को पापा है लड़का को लेने आया है वो रेस्ट में है या मोशन में, वो अपने को बताना है। तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सोच करके बताओ। तो आपने सोच लिया दोस्तों। अब देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू काका अगर बात करें, काका, तो मोशन का डिफिनीशन अभी हमने क्या बात किया जो कि बेसिक डिफिनीशन है, वो हर एक जगह वैलिड होगा। देखो क्या है, क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में है। तो अकॉर्डिंग टू काका बात कर रहा है, तो और देखो जिसके अकॉर्डिंग अपने लोग मोशन ऑब्जर्व करेंगे उसको अपने लोग रेस्ट में मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेस्ट में। तो देखो अकॉर्डिंग टू काका, तो काका जो है, काका को ये का लगेगा, ये का लगेगा इधर आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, यानी कि ये लगेगा कि नहीं मेरे तरफ आ रहा है, तो उसको ये क्या लगेगा, ए मोशन में लगेगा।
अगर बी का बात किया जाए तो बी भी काका को लगेगा कि नहीं ये मेरे तरफ आ रहा है, यानी कि ए भी मोशन में लगेगा, क्योंकि देखो ये ऐसे चलते जाएगा ना, तो लगेगा ना कि दोनों मोशन में है। अगर अकॉर्डिंग टू ए बात करें, तब अकॉर्डिंग टू ए बात करें कि ए के अकॉर्डिंग बी जो है रेस्ट में है या फिर मोशन में, या फिर काका रेस्ट में है मोशन में, तो देखो बी अपने आप को रेस्ट में मानेगा, रेस्ट में मानेगा। अब देखो वो किसको देखेगा, बी को, तो देखो बी भी उसी, बी जो है उसी बॉस में है और ए भी उसी बॉस में है, और ये अपने आप को किस चीज में मानेगा, रेस्ट में। तो ये देखेगा अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ए से बी तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ये क्या देखेगा कि ये जो बी है पोजीशन तो चेंज कर ही नहीं रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जो बी है वो अपना पोजीशन तो चेंज कर ही नहीं रहा है, जहां पे बैठा है वहीं पे बैठा है, यानी कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग टू ए। तो क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा कि जो बी है ये रेस्ट में है। अगर बी मोशन में होता, अकॉर्डिंग टू ए जो बी है वो मोशन में होता, तो चलते चलते बस से आगे निकल जाता, वो अपना पोजीशन चेंज करता तो बस से आगे निकल जाता, लेकिन वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, जहां पे था वहीं पे बैठा हुआ है अकॉर्डिंग टू ए। तो बी जो रेस्ट में लगेगा या फिर मोशन में, तो जवाब है रेस्ट में लगेगा, क्योंकि ये ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। फिर काका क्या लगेगा, तो इसको क्या लगेगा, ये तो खुद को रेस्ट में मानेगा और इसको लगेगा कि काका मेरे तरफ आ रहे हैं, मेरे पापा जो है वो एक्साइटेड होकर के मेरे तरफ आ रहे हैं हमको लेने, तो इसको क्या लगेगा, मोशन में लगेगा। फिर अकॉर्डिंग टू बी बात करें तो बी को क्या लगेगा कि ये जो है रेस्ट में है, क्योंकि इससे 5 मीटर पीछे है, तो ये लगेगा कि नहीं ये तो 5 मीटर पे ये टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जहां पे बैठा है वहीं पे बैठा हुआ है, तो एक क्या लगेगा, रेस्ट में लगेगा। अगर वही बी के रिस्पेक्ट में काका का बात करें तो इसको क्या लगेगा, मोशन में लगेगा, क्योंकि ये काका क्या लगेगा इसको कि मेरे तरफ आ रहा है। तो ये देखो रेस्ट और मोशन क्या क्या आ रहा है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। अगर काका देख रहा है तो ए मोशन में लग रहा है, बी मोशन में लग रहा है। अगर वही ए देख रहा है तो बी रेस्ट में लग रहा है, बी रेस्ट में लग रहा है, जबकि काका को क्या लग रहा है, मोशन में, और काका मोशन में लग रहा है। अगर वही बी दिख रहा है, बी देख रहा है मोशन को, बी ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को, तो उसको ए रेस्ट में लग रहा है, काका मोशन में लग रहा है। यानी कि देखो ये मोशन है ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। किसी के लिए यही ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसी के लिए यही ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग ऑब्जर्वर पे रेस्ट और मोशन का इफेक्ट अलग अलग देखने को मिल रहा है। किसी के लिए ऑब्जेक्ट जो है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, किसी के लिए रेस्ट में था, वही ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी के लिए मोशन में ही रहा होगा, जो इस एग्जाम्पल में क्लियर कट दिख रहा है कि देखो ए के लिए बी किस चीज में है, ए के लिए अकॉर्डिंग टू ए बी जो है रेस्ट पे है, लेकिन वही बात करें काका के लिए तो काका के लिए जो बी है वो कहाँ है, मोशन में है। तो देखो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए मोशन का इफेक्ट अलग अलग देखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर किसी के लिए रेस्ट में है तो किसी के लिए मोशन में ही है, यानी कि ये जो रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्युटली फिक्स टर्म नहीं है। किसी पार्टिकल को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एब्सोल्युटली ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। हो सकता है इसको कोई देख रहा है तो उसे वो रेस्ट में नजर आ रहा होगा, और कोई दूसरा देख सकता है तो हो सकता है मोशन में लग रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे कोई एक लड़का है, अगर और यहाँ पे कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है वी वेलोसिटी से, और इसमें एक आदमी है और एक लड़का यहाँ पे है, ये भी है, ये रेस्ट में है, मान लो ये रेस्ट में है और ये भी लड़का रेस्ट में है। तो देखो अगर ये लड़का इसको देखेगा, मान लो ए है और ये बी है, तो ए अगर बी को देखेगा तो इसको क्या लगेगा, रेस्ट में लगेगा, ये क्या लगेगा, रेस्ट में। लेकिन अगर यही लड़का इसको देखे, सी देखो अगर बी को, तो ये लगेगा मोशन में। तो देखो एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी के लिए मोशन में हो और किसी के लिए रेस्ट में, यानी कि ये फिक्स टर्म नहीं है। जो रेस्ट और मोशन है ये फिक्स टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। हो सकता है के लिए किसी के लिए मोशन में हो सकता है किसी के लिए रेस्ट में, यानी कि ये एब्सोल्युटली किसी को रेस्ट और मोशन के बारे में, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, ये नहीं बोल सकते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है दोस्तों। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। मोशन ऑफ एनी बॉडी
is always defined for given फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये अपने लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप बस ऑब्जर्वर लेकर के चलना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और नहीं बल्कि ऑब्जर्वर को ही बोलते हैं। ये अभी अपने लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मानेंगे, ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर भी होता है, ऑब्जर्वर ही होता है जो आगे अपने लोग देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ऑब्जर्वर लेकर के चलना। देखो जो अभी अपने लोग डिस्कशन किया रेस्ट और मोशन के बारे में, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, किसी के लिए फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, उसे देख कौन रहा है। हो सकता है किसी के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, जो अभी यहाँ पे हमने देखा है। तो वही यहाँ पे लिख दिया हो कि मोशन ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज डिफाइंड गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस करने का मतलब ऑब्जर्वर, तो उसे देख कौन रहा है। हो सकता है किसी के लिए, कोई ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में होगा, हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए वही मोशन में हो। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कोई गाड़ी है जो यहाँ पे v वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, और इसके अंदर कोई एक लड़का है, मान लो a नाम का कोई लड़का है यहाँ पे गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, कौन है, ऑब्जर्वर है ओ। और यहाँ पे भी एक, इसके छतरी पे भी एक लड़का को बैठा दो, बस के छतरी पे भी एक लड़का यहाँ पे भी बैठा हुआ है बस के छतरी पे। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू अगर हम ओ बात करें, अकॉर्डिंग टू ओ, तो ये ए और ये मान लो बी, ए और बी किस चीज में नजर आएगा, ए एंड बी, ये कहाँ नजर आएगा, तो मोशन में आएगा। किसके अकॉर्डिंग, टू ओ के अकॉर्डिंग। ये ए बी किस चीज में नजर आएगा, मोशन में। अगर हम वही अकॉर्डिंग टू बात करें ए, अकॉर्डिंग टू ए, तो देखो अगर अकॉर्डिंग टू ए बात करेंगे तो ये जो ओ है वो किस चीज में आएगा नजर, वो आएगा मोशन में। और ये बी जो है वो क्या नजर आएगा, रेस्ट में। क्योंकि ये ए के रेस्पेक्ट में बी अपना पोजीशन क्या कर रहा होगा, चेंज नहीं कर रहा होगा, तो उसको क्या लगेगा ए को कि ये बी जो है वो किस चीज पे है, रेस्ट में है। और ओ जो है वो किस चीज पे है, मोशन में, क्योंकि उसको लगेगा कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि ये खुद को किस चीज में रखेगा, रेस्ट में। जो मोशन देख रहा है खुद को रेस्ट में रखेगा, तो इसको क्या लगेगा कि वो जो है ये मेरे से दूर जा रहा है, यानी कि मोशन में नजर आएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हूँ। अब इसके बारे में थोड़ा एक और लाइन लिख देता हूँ, तो इसको लिखो, फिर स्पेस बना के लिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक लाइन नीचे लिख दिया हो कि वी कांट से अबाउट एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इन एब्सोल्युटली रेस्ट एंड मोशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एब्सोल्युटली नहीं कह सकते हैं ये किसी ऑब्जर्वर के लिए फिक्स है कि रेस्ट पे ही हो, और किसी ऑब्जर्वर के लिए फिक्स है कि मोशन पे ही हो सकता है किसी के लिए रेस्ट में भी हो सकता है किसी के लिए मोशन में। तो वही यहाँ पे लिख दिया हूँ। और ये क्या होता है दोस्तों, इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, ये रिलेटिव टर्म है, मतलब हो सकता है किसी के लिए मोशन में हो, किसी के लिए रेस्ट में। अब इस पे मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करना, तो इसे आप राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों मैंने जो एग्जांपल दिया हो जो ये है कि अर्थ इज इन मोशन, अर्थ मोशन में है या फिर रेस्ट पे है, जो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखो न ये ट्रू है न ये फॉल्स है, ये अनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। अनकम्प्लीट स्टेटमेंट क्यों है दोस्तों, तो देखो कोई चीज मोशन में है या फिर रेस्ट में, ये कौन डिफाइन करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो करता है ऑब्जर्वर पे। हो सकता है किसी के लिए रेस्ट पे भी हो सकता है और किसी के लिए मोशन पे भी। तो यही अर्थ अगर हम बोल देंगे रेस्ट में है, मेरे लिए रेस्ट में है, तो हो सकता है कोई दूसरा प्लैनेट से देख रहा होगा तो उसके लिए तो ये मोशन में लग रहा होगा। अगर हम उस वो बोल दिया कि नहीं मोशन में है, तो मेरे लिए तो रेस्ट में है, इसलिए क्या होगा, ये अनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा। हाँ ऑब्जर्वर का मेंशन किया होता कि कौन देख रहा था, कौन देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स बात करते हैं। तो देखो ये क्या है, अनकम्प्लीट स्टेटमेंट। और देखो अगर यही अर्थ रेस्ट पे आता किसके लिए, तो अगर हम इसी के सरफेस पर से देख रहे थे, जो अर्थ पे है उसी से देखते उसी के रिस्पेक्ट में, तो यह हमें कहाँ लगता, रेस्ट में लगता। अर्थ इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन इट, जो ऑन इट जो अर्थ के सरफेस पे है, जो अर्थ पे है उसके रिस्पेक्ट में क्या लगेगा कि अर्थ क्या है, रेस्ट पे है।
और देखो, और यही मोशन पे लग सकता है, अर्थ इज इन मोशन, मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन और अदर प्लैनेट, अदर प्लैनेट। अब ये स्पेलिंग सही है गलत है ये देख लेना दोस्तों। तो ये अर्थ हो सकता है मोशन में होगा, किसके लिए हो सकता है, क्या मोशन में होता है, अर्थ इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन फॉर अदर प्लैनेट। जैसे कोई सन से देख रहा है, सन पे पॉसिबल है लेकिन मान करके चलो सन से देख रहा है, या फिर कोई मतलब एयरक्राफ्ट से जो बाहर है, अपने ग्रेविटी रेंज से क्या है बाहर है, स्पेस से, तो उसको क्या लगेगा कि अर्थ मोशन में। हो सकता है मार्स से देखे तो उसको ये क्या लगेगा, मोशन में है। तो ये डिपेंड, मतलब ये डिपेंड करता है रेस्ट और मोशन किस पे दोस्तों, ऑब्जर्वर पे। तो ये यहाँ पे बात लिख दिया मैंने। अब थोड़ा अगला टर्म देखता हूँ कि वो क्या है। तो दोस्तों अगला टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या होता है, तो दोस्तों ये ऑब्जर्वर को ही बोलते हैं, जो एक स्पेशल टाइप का ऑब्जर्वर बोल सकते हो। देखो क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे कोई ए नाम का लड़का है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, मान लो वो ऑब्जर्वर है यहाँ पे। अब बोलोगे कि भाई साहब, ऑब्जर्वर को बोलोगे कि भाई साहब ये जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, या फिर वो कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे है, ये कैसे बता देगा ऑब्जर्वर। जैसे हम ही देख रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे कितना दूरी पे है। मेरे साथ क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए ना। जैसे हमसे पूछ दे कि मार्कर कितना मीटर के, तो हम कैसे बताएंगे, मेरे पास क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, तभी तो मेजर करके बताएंगे। देखो ये ऑब्जर्वर है, अब इससे बोल दे कि भाई साहब ये जो है रेस्ट में है या फिर मोशन में है या फिर आपसे कितना दूरी पे है, उसका पोजीशन क्या है। तो ये कब बताएगा, जब इसके पास स्केल होगा। और स्केल कहने का मतलब यहाँ पे क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, और इसके पास टाइम होना चाहिए, यानी कि घड़ी होना चाहिए टाइम देखने के लिए, तभी तो ये डिसाइड करेगा कि रेस्ट है या फिर मोशन में है। यानी कि ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ऑब्जर्वर ही होता है, ऑब्जर्वर। यानी कि कोई ऑब्जर्वर है और उसके पास क्या मिल जाए, जैसे ये ऑब्जर्वर है और इसको क्या मिल जाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जेड, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाए और प्लस इसके पास क्या होना चाहिए, वॉच। तो ये ऑब्जर्वर है और इसके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाए जिससे ये बता पाएगा कि ये कितना मीटर पे है, 10 मीटर पे है या 20 मीटर पे है। और उसके पास क्या मिल जाए, वॉच, यानी कि घड़ी, टाइम देखने के लिए कि 10:02 पे कहाँ पे था, 10:20 पे ये कहाँ पे था। तो ये पोजीशन बताने के लिए टाइम मिल जाए, तो ये दोनों चीज मिल जाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम और वॉच। तो वैसे ऑब्जर्वर को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर को ही क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। हाँ, उसके पास क्या होगा, ऑब्जर्वर के पास कोऑर्डिनेट सिस्टम और वॉच होगा। यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वॉच अटैच्ड विथ ऑब्जर्वर। यानी कि क्या होता है दोस्तों, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई ऑब्जर्वर है उसके साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, और उसके साथ क्या होता है, वॉच होता है। ऑब्जर्वर के पास कोऑर्डिनेट सिस्टम और वॉच होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो पहला क्या है दोस्तों, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसके बारे में लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए तो इसे आप राइट डाउन करो, फिर इसके बारे में लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, जिसमें से पहला इनर्शियल और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। और देखो इनर्शियल फ्रेम से ही हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, जो अपने लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम से अपने लोग न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो अपने लोग आगे देखेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, तो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो पहले इनर्शियल फ्रेम को देखो। तो देखो किसको बोलते हैं, तो जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे देखो ये ऑब्जर्वर है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब बोलते हैं, जब इसके पास क्या हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। इधर हो गया एक्स, इधर हो गया वाई, और इधर क्या हो गया दोस्तों, जेड। ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
और ये अब किसी ऑब्जर्वर मतलब कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, किसको देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। और ये ऐसे जगह पे, ये ऑब्जर्वर ऐसे जगह पे, या तो वहां पे वो रेस्ट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर है या फिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या तो वो रेस्ट में तब बोलेंगे, या फिर ये मूव कर रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी, जैसे देखो ये मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। अगर वो मतलब देखो कोई ऑब्जर्वर है और वो ऐसे जगह से मोशन को देख रहा है, या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग विथ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं, विथ सम एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन हो सकता है कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, कुछ भी हो। और वहां पे अपने लोग क्या, वहां पे अपने लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं वैलिड होता, वहां पे जो होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो वैलिड नहीं होता, जो अपने लोग आगे बात करेंगे। अब ये कैसा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो यहाँ पे कोई लड़का है और इसको कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसके पास क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक्स वाई होगा एंड जेड होगा। अब देखो ऐसे जगह से ये मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर ऐसे जगह से इस लड़का को देख रहा है, जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब जैसे देखो हम ऑब्जर्वर है तो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, तो हम क्या हो गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे जगह से हम मोशन को देख रहे हैं, जो हम मोशन में तो है लेकिन एक्सेलरेट कर रहे हैं, मेरे पास एक्सेलरेशन भी है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी कि इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उम्मीद है दोस्तों कि सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, जो जो आज पढ़ाया गया होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेस्ट और मोशन, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के साथ, वहां से अपने लोग का काइनेमेटिक्स मेन स्टार्ट होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।